नमस्कार जोहार। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र वसावा और आप देख रहे हैं आदिवासी भारत। मेरे साथ अभी पालघर से डॉक्टर सुनील है और छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रोफेसर अर्जुन राठवा है। दोनों बहुत ही अध्ययनशील और जुझारू साथी है, सामाजिक लड़ाइयों में आगे रहने वाले साथी है और आदिवासियों के जो सवाल है उन सवालों को अच्छी तरह से समझने वाले, एनालिसिस करने वाले ऐसे दो साथी हमारे साथ हैं। उनसे हम चर्चा ये करेंगे कि जो समसामयिक आदिवासियों की जो हालात है, जो अभी जो सांप्रत समय में जो आदिवासियों की जो सिचुएशन है, आदिवासियों के ऊपर जो सवाल आ रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के जरिए या किसी कानून के जरिए, तो उन सवालों के ऊपर ये जो दो साथी है, जुझारू साथी, समाज के साथ रहने वाले, लड़ने वाले, उन साथियों के साथ हम यही मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश के आदिवासियों की हालत अभी क्या है और आने वाले दिनों में क्या रहेगी, कैसी रहेगी। तो आपका खूब खूब जोहार करते हैं सुनील जी आपको और प्रोफेसर जी आपको भी। तो ये सवाल जो सबसे बड़ा जो सवाल है आदिवासियों का, कि ये जो बहुत बड़ा जो एक भारत में प्रोजेक्ट निकल रहा है भारतमाला नाम से और बुलेट ट्रेन के नाम से, कॉरिडोर के नाम से, तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की ज़मीन को प्रभावित करते हैं। तो आदिवासी ये प्रोजेक्ट से आदिवासियों को क्या नुकसान होगा, आप क्या सोच रहे हैं? सुनील जी आप बताइए कि पहले पालघर में बहुत लड़ाइयाँ चली इस प्रोजेक्ट को लेकर भी, तो अभी क्या मतलब क्या स्थिति है? जो पालघर माने मुंबई के नज़दीक है, तो लोगों को समझता है कि मुंबई के नज़दीक कोई आदिवासी नहीं है, लेकिन पालघर जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा शेड्यूल एरिया है और ये अनुसूचित क्षेत्र है। भारतीय संविधान का 244 जो आर्टिकल है इसके अंदर ये आता है और पहले से ही संरक्षित है अंग्रेजों के ज़माने से। लेकिन यूँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके लिए हमारे यहाँ खूब लड़ाई चल रही है, अभी भी चल रही है। जैसे कि ये ग्राम सभा का वहाँ प्रावधान है पैसा के अंदर, वो विशेष उसको तवज्जो दिया गया है, फिर भी सरकार कानून नहीं मान रही, संविधान को नहीं मान रही, ऐसा हमको लगता है। प्रायर कंसेंट ग्राम सभा का होना चाहिए, ये जरूरी है। हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि मुंबई एक पूरा मेट्रो सिटी है और वहाँ से जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम उसको कह सकते हैं, ये पूरा समुद्र किनारे से लेके नासिक तक 150 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा यहाँ से दिल्ली तक ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने वाला है। ये पूरा मैप है, आप गूगल में देख सकते हैं क्या प्लानिंग है इसका। तो उसमें जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें मेन जो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी साहब का, जो है कि बुलेट ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन एक उसका हिस्सा है। उसके बगल में एक मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे चल रहा है, इसी के बगल में एक दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है, वो ये डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है, जो स्पेशल गुड्स के लिए ये लाइन यूज किया जाएगा। जो कंपनी का माल है आने जाने के लिए एक स्पेशल लाइन डाल रहे हैं DFCC जो मेन पश्चिम रेलवे है उसके बगल में चल रहा है। तो ये सारे चल रहे हैं। इसके इर्द गिर्द में ये तो उसके हाथ पैर हो गए। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है पालघर में जो प्रस्तावित है वो वाडवन पोर्ट का है, वाडवन बंदरगाह का है। क्योंकि आज जो मुंबई बड़ा है वो एक बंदरगाह की वजह से बड़ा है। जो JNPT है और भाऊ का धक्का करके हम माझगांव डॉक बोलते हैं, वो वहाँ की जो कैपेसिटी है वो 7 बर्थ की है, मतलब बड़े शिप है वो 7 वहाँ पर खड़े हो सकते, इतना कैपेसिटी मुंबई का है। लेकिन जो अभी प्रपोज जो वाडवन में जो बंदर है उसका कैपेसिटी 24 मतलब 24 बर्थ वहाँ पे होने जा रहा है। मतलब कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा आप सोच सकते हैं कि एक मुंबई बनने के लिए 7 बर्थ काफी था और अभी जो 24 बर्थ बनेगा तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। उसमें भी ये कुछ गवर्नमेंट इसमें थोड़ा पॉलिसी में ये रख रहे हैं कि जो वाडवन पोर्ट है, जो वाडवन का गांव है, वो पूरा अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और वहां पे पैसा कानून लागू है। तो वो ऐसे आदिवासी मतलब वो क्षेत्र का जमीन नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि हम समुद्र के अंदर 5000 एकड़ जमीन तैयार करेंगे। समुद्र के अंदर शेड्यूल में नहीं आता वो उनका एक चाल है उसमें, क्यों हम शेड्यूल का जमीन नहीं ले रहे, हम तो जमीन पानी के अंदर वो कर रहे हैं। तो ये सोचो कि ये 25 मीटर गहरा है और 12 किलोमीटर तक ये अंदर समुद्र में जाएगा। तो सोचो कितना सारा मिट्टी, दगड़, पत्थर लगेगा इसमें।
तो ये पूरे जो पहाड़ी इलाका है पालघर का, जो सह्याद्री रेंजेस का, वो पूरा खोद के उसको लेवल बना देंगे और वहाँ कुछ नहीं ट्राइबल का बचने वाला है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लोग ऊपर ऊपर देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2011 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जो गौचराई की जगह थी उसको लेकर वो चल रहा है कि 2011 का जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें बताया गया है कि जो गौचराई की जगह उसमें इंक्रोचमेंट है उसको खत्म करना है। लेकिन यूं हम सोचे तो वहाँ बहुत से हमारे ट्राइबल लोगों को भी वहाँ के तहसीलदार और कलेक्टर ने नोटिस भेजा है, दिया है कि अपना घर खाली करो खुद से। तो जो गोचर में नहीं है, हाँ नहीं गोचर में है वो, लेकिन ट्राइबल को पता नहीं है कि गोचर जमीन है कौन सा जमीन है, वो अपने परदादा से वहीं रह रहे हैं। तो लोग बहुत ही भयभीत है, इसलिए हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमने अभी कलेक्टर को लिखा है कि आपके इंक्रोचमेंट वाले डेफिनेशन में ट्राइबल नहीं बैठता है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 से लागू हुआ है। ट्राइबल का 1950 से भी वहां पे जन्मा नहीं है, वो हजारों साल से अपनी जमीन पर रह रहा है, इसलिए आप उसको इंक्रोचमेंट नहीं कह सकते। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है कि यदि SC/ST हो या भूमिहीन हो तो उसको जगह से नहीं हटाए, फिर भी वो जोर जबरदस्ती वहां से हटाए। इसका मतलब यह है कि जो पहाड़ खोदने हैं और जो जमीन चाहिए वो हम सरकारी जमीन से खोद रहे हैं, वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। वो ट्राइबल को ऐसे नहीं बताएंगे कि हम किसी का जमीन ले रहे हैं, हम तो सरकारी जमीन से मिट्टी खोद के वो कोर्ट में डाल रहे हैं। तो ये पूरा प्लानिंग उनका है, तो बहुत बड़ा समस्या अभी ये एरिया में खड़ा हुआ है। तो ये जो एक मतलब इतना प्रावधान होने के बावजूद भी आदिवासियों को जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए कि आदिवासियों के एरिया में कुछ भी करना है तो ग्राम सभा को पावर दिया, उसके होते हुए भी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि वायलेंस चालू हो गया है, तो प्रोफेसर जी आप बताइए कि ये जो संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत मतलब सरकार खुद वायलेंस कर रही है कि वो ज्यादातर आदिवासियों के आंदोलन में यही बात सामने ला रहे हैं कि आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी हिंसक है, आदिवासी विरोधी है, विकास विरोधी है। तो क्या आदिवासी विरोधी है या सरकार विरोधी है? संविधान के तहत आप क्या? संविधान में जो भी प्रावधान बने हैं अनुसूची 5 और उसके अंतर्गत पेशा, ये आदिवासी जो आगेवान रहे पहले वाले, जैसे जयपाल सिंह मुंडा है, बिरसा मुंडा है, हमारे काफी इतिहास पुरुष है, उन लोगों के काफी संघर्ष के बाद ये सब प्रावधान बने हैं संविधान में। लेकिन कमनसीबी ये है कि वो जो प्रावधान बने अभी तो उसको लागू भी नहीं किया है। बने तो है, लागू नहीं किया है। लागू होने से पहले ही अभी हम जानने लगे हैं कि हमारे बारे में इतने इतने अधिकार संविधान में लिखे हैं, क्योंकि पहले से तो शिक्षा थी नहीं, हम पढ़ नहीं सकते थे। अभी पढ़ने लगे, जानने लगे, बोलने लगे, तो उतने में वो संवैधानिक जो प्रावधान है उसी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। और हमको वो जो संविधान है उसके दायरे से निकालने की कोशिश हो रही है। जैसे कि ये अनुसूची 5 का एरिया है, अभी ये सुनील जी बता रहे हैं कॉरिडोर जो निकल रहा है वो पूरा का पूरा आदिवासी क्षेत्र से निकल रहा है, और वो 300 किलोमीटर के एरिया में वो डेवलप होगा। 300 किलोमीटर मतलब बीच में से एक रोड जा रहा है, उसके इर्द गिर्द, उसको कॉरिडोर बोल रहे हैं। और ये मुंबई से दिल्ली के बीच में रोड के इस साइड के 150 किलोमीटर, उस साइड के 150 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर के एरिया में कहीं कहीं ये उद्योग डालेंगे, वो कहीं भी डाल सकते हैं। और वहां से जो पैदा होता है गुड्स उसको ये ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ये इनका आइडिया है। इससे ये बता रहे हैं कि रोजगार हो जाएगा, लेकिन सब जानते हैं कि आज के जमाने में कोई कंपनी चलती है तो कोई भी कंपनी मुनाफे के लिए चलती है, और मुनाफा मशीन से ही होता है, तो उससे किसी का रोजगार होने वाला नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जमीन से उखड़ जाएंगे, तो ये उखड़ जाने से हमारी जो संवैधानिक प्रावधान तो जाएंगे ही, लेकिन हमारी जो जीवन शैली है वही पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो दुनिया में से हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, वो भी चली जाएगी, क्योंकि जमीन नहीं होगी तो भाषा भी नहीं रहेगी, हमारी जीवन पद्धति भी नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे सामने। लेकिन कमनसीबी ये है कि इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हो रही है।
अच्छा, इसके बारे में इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, लोग जानते नहीं है, बताते नहीं हम कि मतलब इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है हाँ, हाँ, कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट, ये कॉरिडोर, उससे क्या होने वाला है। अभी भी हमारे पूरे क्षेत्र में, आदिवासी इलाकों में, मैं जब तक घूम रहा हूं मुझे पता है कि 80-85% हमारे गांव जो है उसको रोड के साथ जुड़ा नहीं है, उसमें रोड ही नहीं है। लेकिन उसी गांव के बीच से ये एक बिजनेस रोड जा रहा है और पूरा एरिया खत्म कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस देश में। आदिवासियों की जमीन उसमें क्या मतलब आदिवासियों की जमीन कितनी जाएगी, ऐसा कोई आपको मायना है? अभी तक तो ये पूरा बताते नहीं कहाँ कहाँ क्या जाएगी, रोड जा रहा है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट नोट में लिखा हुआ है कि इस साइड का 150 किलोमीटर, इस साइड का 150 किलोमीटर ये इन्फ्लुएंशियल एरिया है और उसमें कभी भी डेवलप करना है तो वो कर सकते हैं। 150 किलोमीटर में तो आदिवासियों का पूरा इलाका ही है। पूरा इलाका ही चला जाएगा। मतलब ये सिर्फ जमीन नहीं जा रही है, संस्कृति नहीं जा रही सिर्फ, इससे हमारा जो पॉलिटिकल स्पेस है वो भी चला इस देश में, डेमोक्रेटिक स्टेट में जो हमारा राजकीय जो जगह है वो भी खत्म हो रहा है। और आने वाले समय में ये जैसे ये 25 या 20 उसमें स्टेप में चलेगा, अभी 2 स्टेप हो गया है। आने वाले जो 18 या 20 स्टेप्स है, धीरे धीरे करके पूरा खत्म करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इस देश में 2013 में कानून बना है जमीन अधिनियम संपादन वाला, उसमें साफ साफ लिखा है कि आदिवासी क्षेत्र की जो जमीन है उसको, जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया कि आदिवासी ग्राम सभा को पहले से उसका परमिशन लिए बिना आप उसको संपादित नहीं कर सकते हैं जमीन को। अगर किसी हाल में इसको करना ही पड़ता है और कोई मतलब रास्ता ही नहीं है, उस स्थिति में उसमें लिखा है कि आप उनको जमीन के बदले जमीन देना है, लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये जमीन तो देंगे नहीं, बोलते भी नहीं है कि बोलते भी है जमीन नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, खदेड़ देंगे। तो ये पूरा हो रहा है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ये हिंसा होने वाली है। ये हिंसा है, किसी को जमीन से उखाड़ के फेंक देना ये हिंसा ही है। मतलब स्टेट खुद हिंसक हो रहा है। स्टेट मतलब किसी की भाषा खत्म कर देना ये हिंसा है, किसी की जीवन पद्धति को खत्म कर देना ये हिंसा है, किसी का जीने के जो संसाधन है उसको खत्म कर देना ये हिंसा है। तो इससे बड़ी कोई हिंसा हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी हिंसा ये कार्यक्रम से हो रही है और उसके बारे में खुलकर वो बात नहीं कर रहे हैं। एक बार जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, लोकसभा में वो एक ये बीजेपी के नेता है गडकरी जी, उसने बता दिया था कि भाई हम ये रोड है भारतमाला जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका थोड़ा रास्ता चेंज कर रहे हैं। अच्छा, चेंज कर रहे हैं। चेंज करके उसको आदिवासी इलाकों से ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? तो यहाँ बहुत सस्ती जमीन मिल जाएगी, सस्ती लेबर मिल जाएगी। जैसे मतलब दूसरे इलाके में जमीन का बहुत बड़ा दाम देना पड़ता है, यहाँ कम देना पड़ेगा। ये तो वो खुल के बहुत मजाक के स्थिति में बोल दिया उसने, इतना वो सीरियस भी नहीं थे। क्योंकि ये मतलब उसका मतलब ये है कि हमको वो बहुत हल्के में ले रहे हैं जिस टोन से बात कर रहे थे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, कमनसीब है कि इस तरह से हो रहा है, स्टेट हिंसा कर रहा है। और उसमें से एक बात जो डॉक्टर जी आपने जो कही कि ये जो पालघर का सिचुएशन ये है, तो क्या पूरा महाराष्ट्र का जो सिचुएशन है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं आदिवासी शेड्यूल्ड एरिया में, तो वो जो शेड्यूल्ड एरिया के आदिवासी है वो पालघर के इन प्रोजेक्टों से क्या मतलब कुछ सोच रहे हैं कि ये जो हो रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, विरोध में उतरना चाहिए, मतलब पालघर के सपोर्ट में आना चाहिए? बाकी महाराष्ट्र के आदिवासी क्या सोच रहे हैं? वैसे देखा जाए तो ये लोगों में सोच है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन होनी है, जानकारी होनी चाहिए, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही। व्यवस्था ने ऐसी चीजें बना दी हैं कि वो अपने अपने इर्द गिर्द में ही खुश है, बाकी के लोगों के बारे में उनको कुछ ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं है। ये चीज बहुत बुरी तरह से हमारे समाज में हावी हो गए। जो हमारा कल्चर था समूह वाला, उसको
व्यवस्था ने खत्म कर दिया। वो स्व केंद्री लोग ज्यादा हो गए हैं। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये पहुंचे। आज इंफॉर्मेशन का जमाना है, सारा इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन जो चीज पढ़नी चाहिए, जो चीज लोगों तक जानी चाहिए, वो नहीं जा पा रही है। ये बहुत बड़ी हमारी खामी है। तो इसके लिए हमें जो कुछ आगेवान कार्यकर्ता है उसको आगे आके इसको ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। तो पालघर का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? पालघर का भविष्य ये हम पूरा अंधेरे में देख रहे हैं। कुछ आगे जाके पूरा जो पहाड़ी इलाका है वो प्लेन इलाका होगा। हमारे लोग सिर्फ मजदूरी का काम करेंगे, वो भी बर्तन और गटर सब करने का, इसके सिवा कोई काम नहीं होगा उनको। जो मैं पोर्ट की बात कर रहा हूँ वो सैटेलाइट पोर्ट है। सैटेलाइट पोर्ट है। इसमें वो बता रहे हैं कि इतने लोगों को जॉब देंगे, लेकिन ऐसा जॉब नहीं मिलने वाला है। ये पूरा सैटेलाइट पोर्ट होने के करीबन 3000 के लोग उतने ही उसमें काम में रहेंगे, बाकी किसी को काम नहीं मिलने वाला और पूरा एरिया उजड़ जाने वाला। यहाँ पालघर में सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, जो नॉन ट्राइबल समुद्र किनारे रहते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो पूरे मछुआरे हैं और उनका जो जीवन है वो पूरा समुद्र के ऊपर डिपेंड है। यदि 5000 एकड़ जमीन तैयार होता है तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो यही चीज है कि अभी ये लड़ाई सिर्फ आदिवासी तक सीमित नहीं है, ये पूरे लोग यहाँ से उजड़ जाने वाले हैं। ये परिस्थिति आने वाले हैं, क्योंकि जो अब मेरी सोच है कि ये जो कोरोना लाया गया है, ये लाया गया है, ये जानबूझकर लाया गया कि आपको वापस से परावलंबी कैसे बनाया। हम ही सुप्रीम है, मतलब जो व्यवस्था ही सुप्रीम है, हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा, हम खिलाएंगे। हाँ, अब आपको खिलाएंगे। यही चीज उन्होंने लाई है और इसी वजह से लोगों में डर का माहौल है कि हम इसको एग्जिस्ट कैसे करें। ये लोगों में बहुत बड़ा संभ्रम है, लेकिन करना तो कुछ पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोकशाही की बात करते हैं, लोक सर्वोपरि है। तो लोग यदि ठान लेते हैं तो इसमें बदलाव जरूर आएगा, हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन वही मानसिकता लोगों में डालनी पड़ेगी कि हम ये कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं कि हिटलर भी नहीं जिंदा रह पाया, सिकंदर भी नहीं कर पाया। तो लोग जब तैयार हो जाएंगे तो अपने आप ये चीज हम कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ये गूगल का एक मैप है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये गूगल में हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया जो दिल्ली मुंबई अच्छा, ये है, दिल्ली इंडस्ट्री ये है जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो मैप है, आप देख सकते हैं ये कि है इस साइड का 150 किलोमीटर, हाँ, उस साइड 150 किलोमीटर। हाँ, ये है कि मतलब दोनों तरफ 150 किलोमीटर का पूरा एक मैप है और बीच से रास्ता निकल रहा है, आप देख सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल एरिया और आप गूगल में जाके ये सब देख सकते हैं, पूरा ये डिटेल है। तो हाँ, तो ये है, मतलब कि ये स्थिति है अभी और लोग जागरूक नहीं है। लोगों को मतलब लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंच रही है, ये आप बता रहे हैं। तो प्रोफेसर जी, आप में एक जो सवाल उसमें खड़ा होता है कि इतनी बड़ी गंभीर हालात आदिवासियों की है और आदिवासी इलाकों की है, तो क्या ये जो हमारे जनप्रतिनिधि है, क्या इन बातों के ऊपर गंभीर है? आपको क्या लगता है, वो क्या सोच रहे हैं? हमारा जो संवैधानिक प्रावधान है, जिन हमारे आगे उन्होंने बनाया है, जिनकी वहां भूमिका रही है, उनको ही हम लोग भूल गए हैं। जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा संविधान समिति के सदस्य थे, वो 1970 तक सांसद भी रहे, लेकिन उनके बारे में पूरे देश को, आदिवासियों को पता नहीं है और जानबूझ करके छुपाया गया है। मेरी जानकारी अभी भी जो विस्टा बना, मतलब जो नया क्या बोलते हैं उसको, संसद भवन जो बन रहा है, उसमें जो पूरी गैलरी रखी है, एक गैलरी है, संविधान गैलरी है। हमारे कुछ दोस्तों से जानकारी मुझे है कि उस गैलरी में जयपाल सिंह को स्पेस नहीं दिया जा रहा है। मतलब जयपाल सिंह को स्पेस नहीं देने का मतलब, जयपाल सिंह ने जो बात रखी थी वहां पर, उसको स्पेस नहीं, आदिवासी की पहचान की बात रखी थी, आदिवासी इतिहास की बात रखी थी, आदिवासी जीवन शैली की बात रखी थी, आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार की जो बात रखी थी, शेड्यूल 5 हो, अभी जो TAC ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, उसकी जो बात रखी थी, ये सबको निकाल देना है, भुला देना है। तो वहां हो रहा है, हमारे जो सांसद है सभी पार्टी को मिलकर के, वो उसके बारे में बोल नहीं रहे। तो ऐसी बातों पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा समाज कैसे जानेगा?
तो पूरा जो षड्यंत्र पहले से चला आ रहा है वही पनप रहा है, बड़ा हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो अलग अलग पार्टियों में से है, और वो पार्टियां संविधान की बात नहीं कर रही है। वो नहीं कर रही है इसलिए वो बात नहीं कर रहे, वो जानते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बोलने का मतलब, अगर वो बोलते हैं तो दूसरी बार उनको टिकट नहीं मिलेगी, फिर से वो सांसद नहीं बनेंगे। ये जो डर है वो बहुत ही खतरनाक है। ये सवाल पैदा करता है कि आप वो क्यों सांसद बन रहे हैं। हमको सांसद बनने की ही चिंता है, बन करके क्या करना है वो उनके दिमाग में है नहीं। अगर वो होता है तो वो उसको कुर्बान कर सकते हैं, वो बात करेंगे समुदाय के लिए। हो सकता है कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे और वो उसकी परवाह नहीं करेंगे और ये बात करेंगे, क्योंकि अभी समाज भी इतना तैयार हो रहा है। तो समाज तैयार होने से इनके ऊपर दबाव होने वाला है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो और लोग बोलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ी हिंसा हो रही है तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, बोलेंगे ही। पर उसमें ये एक जो बात है कि जैसे राष्ट्रपति आदिवासी है, कुछ राज्यपाल भी आदिवासी है, तो इतने बड़े मुकाम पर आदिवासियों को रखा गया है, मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक के रूप में आपको स्वीकारा गया है। तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया है? इरादा वही हो सकता है कि उनको किसी को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी नेता को किसी को गवर्नर बनाया, तो इरादा वही हो सकता है कि वो बोले नहीं, लेकिन उन पर भी दबाव होगा और उनकी भी अंतरात्मा बोलेगी, क्योंकि इतिहास में लिखा जाएगा कि ये जो कॉरिडोर बन रहा है तब कौन कौन सांसद थे, कौन गवर्नर था, कौन राष्ट्रपति था, कौन मंत्री था, वो भी तो इतिहास में आएगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इतिहास में उनका खराब नाम हो जाए। हमारे पूरा समाज तो पूर्वज को मानते हैं, और जो भी पूर्वज ने खराब काम किया है तो उसको वो मतलब वो उसकी पूजा करते वक्त उनको साइड पर निकाल देते हैं। तो कोई भी नहीं चाहे उसको साइड पर निकाल दे। तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति भी बोलेंगे, कुछ गवर्नर भी बोलेंगे, सांसद भी बोलेंगे, मंत्री भी बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। और कहीं कहीं ये शुरू हो भी गया है, थोड़ी बगावत उनको भी करनी पड़ेगी। हम चाहते करें, अगर नहीं करेंगे तो समाज बोलेगा, कितना सहन करेंगे। तो ये होने वाला है। जहां जहां लोग विस्थापित हुए, जैसे नर्मदा की बात करो, स्टेचू बना है, तो ये बोला जा रहा था कि ये आने से यहाँ पर रोजगारी आ जाएगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, सबको धंधा मिल जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि वहां अपनी वो छोटी दुकान भी लगा सकते हैं, लारी गल्ला ही लगा सकते हैं, और उनकी जानकारी के बिना उसकी जमीन का कहीं भाव हो गया है। ऐसी जो हालत हुई है तो इससे तो लोग सीखेंगे ही। तो ये करने से लोगों को रोजगारी मिल जाएगी। ये जो बात है वो झूठ साबित हो गई है और वो फैल जाएगी। तो उसको फैलाना सबका कर्तव्य है। अगर ये फैल जाएगी तो ये राजनीति खत्म हो जाएगी, जो झूठ की राजनीति वो खत्म होनी चाहिए, होगी। तो ये सिर्फ आदिवासी का बात ये भी है कि ये सिर्फ आदिवासी का मुद्दा नहीं है, जितने भी लोग इस एरिया में है सभी अफेक्टेड है। तो वो लोग नहीं बोलते हैं, उनको भी आगे आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी अस्तित्व खतरे में है। अगर ये सब होगा तो बदलाव होगा, और हम तो उम्मीद करके बैठे हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में जितना जितना खराब हुआ उसके सामने प्रतिक्रिया भी आई है, आंदोलन भी हुआ है और वो बदला भी है। तो ये भी बदलेगा। सुनील जी, एक जो सवाल आप बोल रहे थे कि ये जो पालघर का जो मुद्दा है, उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर, जो आदिवासी लीडर है, उनका क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या रिएक्शन है ये जो इन मुद्दों के लेकर? इन मुद्दों के लिए, जैसे कि मैंने ये बताया कि ये सब व्यक्ति केंद्रित बना दिया है। अच्छा। और इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि पॉलिटिशियन समाज सेवक है, लेकिन नहीं, वो उनका रोजगार है, ये रोजगार है। ऐसी चीज हो गई है, क्योंकि उनको पगार मिलता है।
इस चीज का सैलरी मिलता है और इसी के साथ इनको पेंशन भी मिलता है। तो जब हमारा महीने में 1.5-2 लाख रुपया पगार मिल रहा है तो हम जनरल लोगों की बात क्यों करेंगे? मुझे अपनी सीट तो रखनी है, वापस चुन के भी आना है हमारा और पॉलिटिशियन चमकाना है, इसलिए वो लोगों के मुद्दों के लेकर इतने मतलब गंभीर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है। महाराष्ट्र में ये हमारे क्योंकि और समझ भी होनी चाहिए उसमें, अभ्यास होना चाहिए कि हम किस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि गांव में हमने देखा है कि सरपंच सर्वतोपरि होता है गांव का, लेकिन जब वो ग्राम सेवक आता है तो उठ खड़ा हो जाता है। तो ये हमारी पॉलिटिकल समझ है कि हम किस पद पर है, हमारा क्या मायना रखता है हमारे पद का। वो भी हमारे पॉलिटिशियन को भी ज्यादातर इसमें ये नहीं समझता है कि हम क्या है, हम लोक प्रतिनिधि, हमारा दायरा कितना बड़ा है, हम किस तरह से इनसे काम करवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो पालघर में यही समस्या है, जिस चीज के लिए बोलना चाहिए था। हमारे यहाँ 6 MLA है और 1 MP है, तो ये बहुत बड़ा मतलब स्ट्रक्चर है। तो ये जो यदि 6 लोग इकट्ठा आते हैं और 1 MP इकट्ठा आता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उनकी समझ और बाकी चीज हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं कि वो उनकी व्यक्तिगत है, लेकिन ये होना चाहिए था, क्योंकि आपको चुन कर के दिया कि बहुत सारे मुद्दे, मैं इसके लिए भी थोड़ा सा उदासीन होता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अब हमारे यहाँ बोगस का मुद्दा चल रहा था, जैसे अभी राठौर साहब ने बोला कि हर कोई चीज होती है वो संसद में या विधानसभा में पहले पारित होती है, उसके बाद में लोगों तक आती है, तब आप क्या कर रहे होते हैं? जो अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी मान्यता लेनी हो तो पहले वहीं पर आया होगा ना, बाद में बाहर आया है ना, तो वहां उन्होंने बोलना जरूरी था, वहां तो नहीं बोले, इसलिए तो आपको चुन के दिया है। जहां आपका काम है वहां करना चाहिए। लोग अपना रास्ते पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपका काम है संसद में जाके बात रखना। आप आपकी फर्ज चूक रहे हैं। हाँ, फर्ज चुक रहे हैं, ये चीज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है।